हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉमन एरर्स के ऊपर बात करेंगे। ये जितने भी कॉमन एरर्स आज की इस वीडियो सेशन में होने वाले हैं, ये सभी कॉमन एरर्स प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्जाम्स में इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ज्यादा फेरबदल नहीं होता है, क्वेश्चन में माइनर फेरबदल करके ही उसको रिपीट किया जाता है। बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले आप स्वयं से बनाएं, इसके बाद आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप स्वयं को जांच कर ले कि आप कितने सही और कितने गलत हैं। इससे आपकी तैयारी का पूरी तरह से आकलन हो पाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है एक जगह है ना, वो क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप यूएस वर्चुअल कैंपस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर ये सभी सवाल आपको अवेलेबल मिलेंगे। पहले आप उसको स्वयं से बनाइए और इसके बाद ही आप इस वीडियो सेशन के थ्रू आप अपनी जांच कर लीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर हम 1 पर पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है क्या, 4 years have passed since my grandfather has died। मतलब कहने का मतलब है कि 4 साल बीत गए हैं जब से मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा मरे हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन में है ना, जो एक होता है सिंस क्लॉज और एक है मेन क्लॉज। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो बेसिक रूल क्या है, ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो मेन क्लॉज होता है ना, वाक्य का जो मेन क्लॉज होता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। वाक्य का जो मेन क्लॉज होता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और वाक्य का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको सिंस क्लॉज आप कहिए, ठीक है ना। सिंस क्लॉज यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम करेगा, वो बनेगा सिंपल पास्ट टेंस से, चलिए अब इस तरह के सवाल में हम जितना भी जब भी सिंस क्लॉज देखेंगे, जब कहीं भी, वो चाहे वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के वो बीच में हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में ना सिंस क्लॉज बाद में आया है, तो सिंस क्लॉज वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो जो सिंस क्लॉज वाला जो खंड होता है वो चला जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। मेन क्लॉज परफेक्ट टेंस में होता है। कह रहा है कि 4 years have passed, ये मेन क्लॉज आपका हुआ, तो ये तो परफेक्ट टेंस यहाँ पर ठीक है। सिंस माई ग्रैंडफादर हैज डाइड, जब से मेरे ग्रैंडफादर मरे हुए हैं। अब ये सिंस क्लॉज का जो प्रारूप होना चाहिए ना, ये सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर जो हैज है वो गलत है, यानी कि हमारा जो 1 का जो राइट आंसर बनने वाला है, 1 का राइट आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। चलिए 1 का जो राइट आंसर बनेगा वो डी होगा। तो चलिए इसी पर हम एक और भी सवाल के लेके चलते हैं, 1 का राइट आंसर हमारा डी होगा, यहाँ पर हैज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलिए एक इसी तरह से एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना, जब से, हिंदी के साथ चलते हैं, जब से, ठीक है ना, उसने परीक्षा पास किया है, जब से उसने परीक्षा पास किया है, ठीक है ना, उसने मुझसे बात नहीं किया है, उसने मुझसे बात नहीं किया है। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, उसने मुझसे बात नहीं किया है, जब से उसने परीक्षा पास किया है, उसने मुझसे बात नहीं किया है। देखिए अब इसमें जब से अगर हमें लेके चलना है तो देखिए केवल से का अंग्रेजी अलग है, लेकिन जब से के लिए एक ही वर्ड है और वह है सिंस। ये बात सिंस से ही बनेगा, भले ये देखने से ये परफेक्ट टेंस का ये दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे बनाते हैं तो सिंस क्लॉज कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। जैसा कि बताया गया कि सिंस क्लॉज का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में होता है लगाने से कोई मतलब नहीं है। हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंस, ठीक है ना, ही हैज पास्ड द एग्जाम, सिंस ही हैज पास्ड द एग्जाम। चलिए है ना, उसने मुझसे बात नहीं की है, he has not spoken to me, उसने मुझसे बात नहीं की है। चलिए अब इसमें एरर एकदम ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसमें एरर है। इसमें एरर हम लोग कैसे कैच करेंगे, देखिए ये जो चीज है ना, ये मेन क्लॉज है ना, he has not spoken to me, ये मेन क्लॉज है, और ये हमारा सिंस क्लॉज है। इस बार वाक्य के शुरू में आया है। सिंस क्लॉज कहीं भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंस क्लॉज जहां भी रहेगा वहां पर जो टेंस इस्तेमाल होगा वह सिंपल पास्ट टेंस से इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हैज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
तो चलिए बच्चों, हम ये समझते हैं कि ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि सिंस क्लॉज कहीं भी रहेगा वो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। कर है क्या, द ओनली फैसिलिटी दैट कैन बी प्रोवाइड टू दिस, है ना, इज दिस, ठीक है ना, एक ही फैसिलिटी जो इसे दिया जा सकता है। करे क्या, एक बार फिर से सवाल को देखा जाए, द ओनली फैसिलिटी दैट कैन बी प्रोवाइड टू दिस। देखिए अब ये वाक्य को क्या जरूरत है, इसमें करेक्शन की क्या जरूरत है। देखिए बी के बाद ये वाक्य जो है ना पैसिव मोड में है, पैसिव रूप में है, और बी के बाद का क्या रूल कहता है कि बी के बाद भी 3 होना चाहिए, यानी कि जो प्रोवाइड है ना वो प्रोवाइडेड होना चाहिए। इस प्रोवाइड के जगह पर करेक्शन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड होना चाहिए। ये पार्ट सी में है, अतः हमारा जो 2 का आंसर बनेगा वो क्या होगा, सी होगा। चलिए इसी तरह से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए कॉमन एरर के जो सवाल होते हैं वो बहुत ही कठिन नहीं होते हैं, बस उनको बनाने के लिए थोड़ा सा पैनी नजर होना चाहिए और कॉमन सेंस। बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना ग्रंथ पढ़े भी आप कॉमन एरर बना सकते हैं। इसके लिए बस पैनी नजर होना चाहिए और एक तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए। पैनी नजर आएगा कैसे, हमारा आंख कैसे सेट होगा, वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। करे क्या, राजू इज मच मोर सीनियर देन मी, राजू हमसे काफी बड़ा है, काफी सीनियर है। देखिए तुलना तो यहाँ हो रहा है, तुलना हो रहा है, मोर लग करके ना, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, राजू में और क्या कहते हैं और मुझ में तुलना हो रही है। लेकिन यहाँ पर देन के जगह पर हम यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, पहले इसके थोड़ा सा रूल को देख लेते हैं। पहले ये तो हमें समझ में आया कि 3 का आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज को देख लिया जाए। देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग करते हैं, हम चाहे उसकी तुलना करें या तुलना नहीं करें, ठीक है ना। जितने भी कॉम्परेटिव सेंटेंस है, यदि उनमें यदि वैसे एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो देन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें 4-5 जो एडजेक्टिव है ना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए सीनियर, सीनियर, जूनियर, ठीक है ना, चलिए प्रीफरेबल, कुछ और देख लेते हैं। चलिए ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, सीनियर, जूनियर, ठीक है ना, प्रीफरेबल, ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये समझिए कि एडजेक्टिव्स तो और भी है, लेकिन हमारा फोकस बस अभी 3 के तरफ है। कहिएगा कि क्या ये 3 ही एडजेक्टिव है जो 2 लेते हैं, बिल्कुल नहीं, इनकी संख्या और भी है, लेकिन अभी हमारे पर फोकस जो है ना वो मात्र 3 एडजेक्टिव को लेकर के है। ये जो तीनों एडजेक्टिव हैं अपने देन के जगह पर ये 2 लेते हैं। भले हम तुलना करेंगे, ठीक है ना, हम तुलना तो जरूर करेंगे, लेकिन हम देन के जगह पर हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगर हम कहते हैं कि वो मुझसे छोटा है, अगर हमको कहना है, हम ये नहीं लिख सकते हैं ही इज जूनियर, हम ये नहीं लिख सकते हैं ही इज जूनियर देन मी, है ना, ही, या हम ऐसे नहीं लिख सकते ही इज मोर जूनियर, हम ऐसे नहीं लिख सकते ही इज मोर जूनियर देन मी। चलिए ये जो इस तरह के जो सेंटेंस है वो अपने साथ 2 लेते हैं, ठीक है ना, देन हमारा गलत है और हमारा सही जो होगा वो 2 होगा। अतः हमारा जो थर्ड का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। देन के जगह पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए, देन के जगह पर 2 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ही फिक्स्ड ए मेटल लैडर फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो, ठीक है ना, सो एज टू बी एबल टू एस्केप इफ देयर वाज ए फायर। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, उसने दीवार के सहारे लैडर लगाया, ठीक है ना, ही फिक्स्ड ए मेटल लैडर फॉर द वॉल, दीवार के सहारे लगाया, है ना, बिलो हिज विंडो, अपनी खिड़की के नीचे, सो एज टू, ताकि, है ना, फायर होने की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में वो भाग सके। देखिए इसमें हमें कॉमन एरर खोजना है। देखिए एक प्रीपोजिशन की बात है, यहाँ पर प्रीपोजिशनल एरर है कि देखिए जब आप कोई चीज को कहीं लगाते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि वो दीवार पर ना सीढ़ी खड़ा किया, तो दीवार पर खड़ा नहीं करेगा, दीवार के अगेंस्ट खड़ा करेगा, दीवार के अगेंस्ट खड़ा करेगा, यानी कि दीवार तो ऐसे है, आप ऐसे समझिए, दीवार ऐसे है और सीढ़ी इसका ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिक्स के साथ जो प्रीपोजिशन जो इसने 4 का इस्तेमाल किया गया है इस वाक्य में वो गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 के जगह पर, यहाँ पर 4 का जो यूज है वो गलत है और यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि अगर हमको एक दूसरे वर्ड का अगर इस्तेमाल करके अगर सेंटेंस बनाना है कि दीवार पर सीढ़ी लगी है, हम कैसे लिखेंगे, द लैडर इज लीन, है ना, लीन का मतलब होता है मतलब झुकी अवस्था में लगे रहना, तो हम कैसे लिखेंगे, द लैडर इज लीनिंग, और लीनिंग ऑन द वॉल नहीं, गलत, लीनिंग फॉर द वॉल नहीं, गलत, लीनिंग विथ द वॉल नहीं, गलत,
ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, तो लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पर जब हम अपोजिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम द का यहाँ पर हम प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा जो होता है ना श्रेणी के मामलों में अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर 4 के जगह पर हमें अगेंस्ट का प्रयोग करना है, यानी कि हमारा जो 4 का राइट आंसर होगा वो 4 का राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम जॉब वर्क, मैंने उसको पार्ट टाइम वर्क ऑफर किया, बट ही टर्न इट ओवर, है ना। चलिए, सेइंग दैट ही वुड रादर वेट फॉर ए फुल टाइम जॉब, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैंने उसे एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया। क्वेश्चन का कहने का नेचर क्या है, लेकिन उसने इसको क्या किया, ठुकरा दिया। क्या कह करके कि उसको वो फुल टाइम वो जॉब का इंतजार करेगा, मतलब पार्ट टाइम वो वर्क नहीं करेगा। देखिए इसमें गलत क्या है, इसमें कॉमन एरर क्या है। देखिए टर्न ओवर का यहाँ गलत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बात को डिनाई करने का सेंस है। मैंने पार्ट टाइम वर्क उसे ऑफर किया, लेकिन उसने इस चीज को क्या किया, डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। तो यहाँ पर टर्न इट ओवर के जगह पर होना चाहिए टर्न डाउन, ठीक है ना। जब आप किसी चीज को जब आप इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर टर्न ओवर का यहाँ पर इस्तेमाल गलत है। टर्न ओवर का मतलब पलटना होता है, जैसे कि पेज को हम लोग क्या करते हैं, टर्न ओवर करते हैं, चेंज करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्न ओवर का यूज गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अस्वीकार करने का यहाँ सेंस है, तो यहाँ पर टर्न डाउन का इस्तेमाल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा इस 5 का राइट आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। कह रहा है क्या, सीनियर सिटीजन प्रीफर बैंक्स विच, है ना, ब्रांचेस आर लोकेटेड, है ना, नियर देयर होम्स। चलिए, कह रहा है कि सीनियर जो सिटीजन है वो प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, बैंक को। विच ब्रांचेस, देखिए ब्रांच क्या है, पहले इस ब्रांच को समझते हैं। ब्रांच क्या है, ब्रांच एक नाउन है, पहले कॉमन सेंस लगाते हैं। लेकिन विच क्या है, अच्छा नाउन के पहले क्या आना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। पहले आप ऐसे समझिए, बेसिक रूल क्या कहता है, ब्रांच जो है वो नाउन है, नाउन के पहले क्या आना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव रूप आना चाहिए, ठीक है। लेकिन विच सर एडजेक्टिव नहीं है, विच का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में नहीं करते। विच का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हुज होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर विच के जगह पर हुज होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कैसे वाक्य बनेगा, सीनियर सिटीजन्स प्रीफर बैंक्स हुज ब्रांचेस, जिसके शाखा, है ना, जो लोकेटेड है उनके घर के समीप। तो कहने का तात्पर्य क्या, पर विच के जगह पर हुज की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक वाक्य को देखिए, अगर इसको बनाते हैं तो मैंने एक टीवी खरीदा, ठीक है ना, मैंने एक टीवी खरीदा जिसका उद्देश्य बच्चों को शांत रखना था, बच्चों को शांत रखना था। दिन भर टीवी देखेंगे, शांत रहेंगे, शांत रखना था, मतलब ये एक सेंटेंस है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। मैंने एक टीवी खरीदा, कैसे लिखेंगे, आई बॉट, है ना, ए टीवी। चलिए मैंने एक टीवी खरीदा जिसका उद्देश्य, चलिए पर्पस देखिए, अब यहाँ पर पर्पस है। पर्पस क्या है भाई, पर्पस नाउन है। थोड़ा इसको समझा जाए, नाउन के पहले क्या इस्तेमाल होना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम विच पर्पस लिख देते हैं तो सर हम गलत हैं, क्योंकि विच जो है ना एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही होना चाहिए हुज पर्पस, ठीक है ना, वाज टू, है ना। चलिए जिसका पर्पस क्या था, टू कीप चिल्ड्रन क्वाइट, टू कीप चिल्ड्रेन क्वाइट, टू कीप चिल्ड्रेन क्वाइट। चलिए तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो ब्रांच नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, बीच एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर बीच के जगह पर हुज आना चाहिए। यानी कि हमारा जो एरर पार्ट है कहाँ है, तो 6 का आंसर बी होगा। चलिए हम लोग 7 में आते हैं, देखते हैं कि 7 क्वेश्चन क्या है। कह रहे क्या, वी शैल बी कॉलिंग ए मीटिंग, हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, है ना, नेक्स्ट वीक टू एसेस द कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंटली डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या त्रुटि है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करते हैं तो आपका एनालिसिस यहीं पर जाकर रुक जाता है। देखिए डिले क्या है, डिले जो है ना वो वर्ब भी है, लेकिन डिले नाउन भी है। अब यहाँ पर डिले कैसे पता चला कि नाउन है, तो इसको प्लुरल बनाया गया है, ठीक है ना। डिले यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले अभी क्या बताया गया है, नाउन के पहले क्या होना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंटली में एलवाई लगा है और फ्रीक्वेंटली जो है ना एडजेक्टिव नहीं है, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है, लेकिन डिमांड क्या है, नाउन के पहले एडजेक्टिव की डिमांड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एलवाई नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली के जगह पर फ्रीक्वेंटली का इस्तेमाल हम एडवर्ब के रूप में करते हैं, क्योंकि एलवाई है, जो कि यहाँ तो गलत है। होना क्या चाहिए, फ्रीक्वेंट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए फ्रीक्वेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो 7 का राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 7 का राइट आंसर हमारा डी होना, फ्रीक्वेंट होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर 7 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, डिले क्या है, डिले जो है वो नाउन है, पहले आप इसको ऐसे समझे, डिले नाउन है, नाउन के पहले क्या चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो फ्रीक्वेंटली जो है ना वो एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव नहीं है। अब इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए करेंगे क्या, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें से एलवाई कैंसिल कर देंगे, एलवाई कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। चलिए, तो 7 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, कर है क्या, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन he taught me was to save at least 30% of my gross income। एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया कि मैं अपने पूरी आमदनी में, ठीक है ना, 30% बचाऊं। चलिए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद क्या आता है, वन ऑफ के बाद नाउन जो होता है वो प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। चलिए, तो वन ऑफ द लेसन, देखिए नाउन प्लुरल होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होना चाहिए। अब यहाँ पर लेसन के जगह पर क्या होना चाहिए, लेसन हमारा गलत है, लेसन के जगह पर लेसन्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि 8 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर काम करता है, एक वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब सिंगुलर। जैसे कि अगर मैं कहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, है ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वो क्रिकेट का सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। चलिए, कहने का तात्पर्य गलत कहां यहां पर है, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद ये नाउन प्लेयर नाउन है, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। और वन ऑफ के बाद स्ट्रक्चर क्या डिमांड करता है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, यदि वर्ब का अगर इस्तेमाल करना है तो वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर प्लेयर के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर प्लेयर के जगह पर प्लेयर्स होगा। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि हमारा 8 का राइट आंसर ए होगा। एक इसी से और जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, ठीक है ना, लेकिन अगर इसके साथ यदि 3 शब्द जोड़ दिया जाए, हु, विच और दैट, ऊपर में, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो भी प्लुरल होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर से समझिए कि सवाल बहुत और बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत और बहुत पूछे जाते हैं, उसको हम सिंपल शब्दों में नहीं कह सकते हैं। स्ट्रक्चर को एक बार फिर से नोट करते हैं, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, इसके बाद यदि हु, विच, दैट आ जाए तो हमारा वर्ब भी प्लुरल होगा। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स ना, हु हैज प्लेड फॉर द टीम या प्लेड फॉर द कंट्री। चलिए, टीम के जगह पर हम कंट्री रख लेते हैं। चलिए, इससे क्या हम पूरे स्ट्रक्चर पर कैसे बात करेंगे, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, देखिए अब इसके बाद हु, विच, दैट आ गया, जबकि ऊपर के सेंटेंस में ऐसा नहीं था। वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। अब यहाँ पर हैज का जो हमारा यूज है वो गलत है, क्योंकि वर्ब हमारा कैसा होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो हैज सिंगुलर है और इसका प्लुरल क्या होना चाहिए, हैव होगा। तो इस सेंटेंस में हम हैज के जगह पर हैव करेंगे। चलिए, तो हमारा 8 का राइट आंसर जो बनेगा वो ई होगा। 9 में आते हैं, करे क्या, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, है ना, इन द रीजन आर डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। देखिए, डिपेंड क्या है, पहले आप ऐसे समझिए, डिपेंड जो है वो वर्ब है, ठीक है ना। चलिए, डिपेंडेंट क्या है ना, चलिए डिपेंडेंट जो है वो नाउन है। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट नाउन भी और डिपेंडेंट एडजेक्टिव भी है। चलिए, डिपेंडेंट जो है वो एडजेक्टिव, अभी यहाँ पर एडजेक्टिव मान के चलते हैं। डिपेंड वर्ब है और इसका एडजेक्टिव डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आर, देखिए ये बी फॉर्म है, आर क्या है, ये बी का पार्ट है, ठीक है ना। आर जो है ना इसको बी कहते हैं, ठीक है ना। और बी के बाद क्या होना चाहिए, बीईबी, सॉरी बीईबी, है ना। और बी के बाद क्या होना चाहिए, बी के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए। डिपेंडेंट, डिपेंड का एडजेक्टिव डिपेंडेंट नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर डिपेंड का एडजेक्टिव अगर आप डिपेंडेंट लिखते हैं तो आप 100% गलत हैं। डिपेंड का जो एडजेक्टिव होगा वो डिपेंडेंट होगा। तो चलिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं परिवार पर आश्रित हूं, अगर हमको कहना है मैं परिवार पर आश्रित हूं, कैसे लिखूंगा, आई एम, अगर मैं ऐसे लिखता हूं डिपेंडेड, आई एम डिपेंडेड ऑन माई फैमिली,
मैं अपने परिवार पर आश्रित हूँ, ठीक है ना। चलिए ऑन माई फैमिली, तो मैं गलत हूं, क्योंकि ये देखिए एम क्या है ना, एम इज आर, थोड़ा सा छोटा छोटा पहले चीज समझा जाए। वाज वर है ना, एम इज आर और वाज वर ये बी के रूप हैं, ये बी के रूप हैं। और बी के बाद क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है बी के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। तो डिपेंडेंट जो है ना एडजेक्टिव नहीं है, अगर डिपेंड अगर वर्ब है, अगर इसका एडजेक्टिव बनाया जाए तो टी के साथ होना चाहिए, यानी कि हमारा सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट के जगह पर डिपेंडेंट होना चाहिए। हमारा जो आंसर बनेगा वो 9 का आंसर सी होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है क्या, इन ऑर्डर फॉर द स्कीम टू बी सक्सेसफुल वी रिक्वायर है ना मच एज 20 इन्वेस्टर्स। देखिए 20 इन्वेस्टर्स को हम गिन सकते हैं। ये 20 इन्वेस्टर कौन सा नाउन है, 20 इन्वेस्टर्स जो है ये सर काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में कहें तो प्लुरल काउंटेबल नाउन है ना, जिसको हम गिन सकते हैं। एक सिंगुलर और एक प्लुरल होता है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए मच का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए मेनी और मच दो तरह का चीज है, मेनी और मच दो तरह के डिटरमिनर हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। मेनी जो है ये किसके साथ लगता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ये प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। पहले आप इसको इस तरह से समझ ले। मच किसके साथ प्रयोग होता है, तो मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। मच का प्रयोग जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। चलिए इन्वेस्टर्स को मैंने क्या कहा कि इन्वेस्टर प्लुरल नाउन है, अतः यहाँ पर मच के जगह पर क्या होना चाहिए, मच का जो यूज है वो गलत है। मच के जगह पर क्या होना चाहिए, मच के जगह पर मेनी होना चाहिए। ये हम कहाँ सुधार कर रहे हैं, ये पार्ट हम डी में सुधार कर रहे हैं। हमारा जो 10 का आंसर जो बनेगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है क्या, unless you stop to make noise at once we will have है ना, sorry I will have no option है ना but to bring the matter to the attention of the police। कह रहा है क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। unless you stop to make noise at once, यदि तुम अगर शोर शराबा करना बंद नहीं करते हो, I will have no option, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्या छोड़कर, बट मतलब को छोड़कर, के सिवाय, टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस, मैं पुलिस के समक्ष इस मैटर को रखूंगा, उनके ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। देखिए इसमें गलत क्या, बहुत आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका आई में शार्पनेस होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, मेक नॉइज नहीं होता, कुछ फ्रेज है जिसके साथ ये पक्का रहेगा। देखिए कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसके साथ ये पक्का रहेगा, कुछ फ्रेज है जिसमें ये नहीं रहता है, कुछ फ्रेज है जिसमें द रहता है, कुछ फ्रेज है जिसमें द नहीं रहता है। चलिए ए एन के नियम को पहले समझिए। तो मेक ए नॉइज होता है, देखिए मेक नॉइज नहीं होता है ना, शोर शराबा करने का अंग्रेजी मेक ए नॉइज होता है। इसी तरह से एक और भी पॉपुलर इडियम्स है ना, इन नट सेल होता है, देखिए इन नट सेल नहीं होता है। इसी तरह से सर कॉमन एरर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मेक ए नॉइज होना चाहिए और इन नट सेल होना चाहिए, मतलब इसका गलत रूप क्या होगा, इन नट सेल रॉन्ग हो जाएगा। यदि कोई चीज को अगर आप इन नटसेल में कहते हैं तो आप संक्षेप में कहते हैं, लेकिन ये रूप गलत है, हमारा सही रूप ये, गलत रूप ये है, तो इसका मतलब होता है संक्षेप में। ये इन नटसेल से भी सवाल काफी आते हैं संक्षेप में। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं कि मेक नॉइज नहीं होता शोरगुल करने के लिए। जैसे कि देखिए हमको कहना है कि शोर शराबा मत करो, हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, डोंट मेक नॉइज। अगर हम ऐसे लिखते हैं डोंट मेक नॉइज तो हम गलत हैं, होना क्या चाहिए, डोंट मेक ए नॉइज होना चाहिए, ठीक है ना, डोंट मेक अ नॉइज होना चाहिए, ये हमारा सही फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, मेक नॉइज हमारा गलत है ना, मेक ए नॉइज होना चाहिए, और ये सुधार कर रहे हैं पार्ट ए में। 11 का जो आंसर होगा ना वो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, करें कि आफ्टर ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के बाद, वी इंटर इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, किचन के बगल वाले रूम में हम लोग प्रवेश कर गए। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर एक वर्ब होगा, इंटर एक वर्ब है, और इंटर के बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप किसी जगह पर प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा इसको समझा जाए, यदि आप किसी जगह में प्रवेश करते हैं, वो कॉलेज में प्रवेश किया, वो घर में प्रवेश किया, वो रूम में प्रवेश किया, वो ऑफिस में प्रवेश किया, वो क्लास में प्रवेश किया, कहीं भी प्रवेश यदि करते हैं तो इंटर के साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इंटर के साथ इन नहीं लगाएंगे, इंटर के साथ इनटू नहीं लगाएंगे, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको समझा जाए, यदि हम किसी जगह में प्रवेश करते हैं तो नो प्रीपोजिशन, जैसे कि देखिएगा दे इंटर्ड द क्लासरूम, दे इंटर द क्लासरूम,
when the teacher was, है ना, when the teacher was, sorry, classroom, है ना, when the teacher was teaching, when the teacher was teaching। चलिए अब इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है ये वाक्य कि जब टीचर जब पढ़ा रहे थे तो वो क्लासरूम में प्रवेश किया। देखिए इंटर के बाद किसी तरह का प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होगा 12 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 12 का राइट आंसर बी होगा। 13 में देखते हैं कर है क्या, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, जब दांत, है ना, दांत का जब डॉक्टर आया, माई टूथ वाज स्टॉप्ड एकिंग, मेरा दांत दर्द करना बंद कर दिया। मतलब डॉक्टर के देखते ही इसका दांत दर्द करना बंद कर दिया। आउट ऑफ फियर, इस डर से, दैट आई माइट लूज माई टूथ, कि मैं अपना दांत खो दूंगा, मैं अपना दांत गंवा दूंगा। देखिए ये जो सेंटेंस में जो प्रारूप है ना ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का है। जबकि वाक्य को क्या चाहिए, वाक्य को एक्टिव वॉइस चाहिए। ये जो फॉर्म है ना ये पैसिव का फॉर्म है, पहले आप इस चीज को समझ लिया जाए। ये पैसिव वॉइस का रूप है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में एम इज आर वाज वर प्लस V3। देखिए दांत अपने आप दर्द करना बंद होगा, आप उसको नहीं रोकिएगा। अगर कोई चीज अगर सपोज कीजिए अगर कहना है कि मेरा दांत दर्द करना बंद कर दिया, खुद किया है, ये खुद किया है, वाक्य को एक्टिव की जरूरत है, लेकिन फॉर्म क्या दिया है, पैसिव दिया है। हमारा वाक्य कैसे होना चाहिए, माई टूथ स्टॉप्ड एकिंग होना चाहिए। नहीं, मेरा दांत जो एक मतलब होता है दर्द होना, मेरा दांत दर्द करना बंद कर दिया, ये होना चाहिए, है ना। इसमें वास का जो यूज है वो गलत है, यानी कि हमारा जो 13 का राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि 14 नंबर का सवाल क्या है। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, जो स्टूडेंट्स थे वो चीफ गेस्ट के आने का इंतजार कर रहे थे। देखिए इंतजार करने के लिए दो वर्ड होता है, एक होता है वेट और एक होता है अवेट। दोनों का मतलब होता है इंतजार करना, मोटा मोटी हाँ थोड़ा सा अलग अलग सेंस में यूज होता है। चलिए तो वेट के साथ जो है ना प्रीपोजिशन फॉर लगता है ना, वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है, जबकि अवेट के साथ प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं लगता है ना। अवेट के साथ प्रीपोजिशन नो प्रीपोजिशन, पहले आप इसको समझा जाए। जैसे अगर हमें कहना है कि मैं अपने रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहा हूं, अगर हमें कहना है कि मैं अपने रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो ये वाक्य कैसे बनेगा, आई एम, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, आई एम, है ना। प्रतीक्षा करने के लिए हम अवेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आई एम अवेटिंग। और जहां हमने फॉर लिख दिया तो हम पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि अवेट वर्ब के साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ वेट लिखते तो वेट फॉर होता है, जैसे ही इज वेटिंग फॉर द बस, वो बस का इंतजार कर रहा है। तो आई एम वेटिंग, है ना, माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर गलत ये है कि अवेट के साथ फॉर का ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो 14 का राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग आते हैं 15 नंबर के सवाल पर आते हैं। कर है क्या, द मीटिंग एडजर्न्ड एब्रप्टली, है ना, बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन। 3 घंटे के मंथन के बाद जो है ना मीटिंग को एब्रप्ट कर दिया गया, मीटिंग को एब्रप्ट कर दिया गया। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये वाक्य जो है ना पैसिव रूप में, क्योंकि बाय द चेयरमैन लिखा हुआ है, ये जो वाक्य है ना ये पैसिव रूप में है। लेकिन ये वाला जो खंड है ना सर एक्टिव में है, इसको होना चाहिए पैसिव में, है ना। हमारा वाक्य में क्या होना चाहिए, वाक्य में वाज होना चाहिए, द मीटिंग वाज एडजर्न्ड एब्रप्टली, अचानक मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर जरूरत है पैसिव का, यहाँ पर वाज की जरूरत है, यहाँ वाज नहीं है। 15 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 16 में आते हैं, देखते हैं कि 16 नंबर का सवाल क्या है। इफ आई हैड नोन, है ना, दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हिम। हिंदी क्या होगा, यदि मैं उसे पहले जाना होता, है ना, तो मैं उसको मदद किया होता। मैं जाना होता कि घटना अगर ये है तो मैं उसको मदद किया होता। चलिए एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, आपने जरूर टेंस में पढ़ा होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा वुड हैव। देखिए यही मेन पढ़ना है, ये सब नहीं आपको देखना है। या कुड हैव आएगा अभी, या माइट हैव, इन सब के साथ हैव जुड़ा रहेगा, अब प्लस V3, ठीक है ना, अब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए स्ट्रक्चर हमारा ये है,
ये स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। तो हैड तो ठीक है, हैड के बाद भी थ्री लगाए ये भी ठीक है, लेकिन इधर विल हैव कर दिया है, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर, अगर विल के जगह पर होना चाहिए तो वुड हैव होना चाहिए। नहीं, इसका हम प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई पास्ट में काम हो सकता था, पास्ट में कोई घटना घट सकता था परंतु घटा नहीं। ये एक वैसा पास्ट एक्शन को दिखलाने के लिए किया जाता है जो कि हो सकता था परंतु हुआ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुपर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिससे कि सवाल अक्सर और अक्सर आते हैं, ठीक है ना। अनरियल पास्ट है ना। चलिए, वैसा काम जो हो सकता था पर हुआ नहीं। ये बात अगर कहना है तो ये बात कहने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर करें कि यदि मैं जाना होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर किया होता, इसको कैसे बनाएंगे, इफ आई हैड नोन, ठीक है ना। इफ आई हैड नोन, यदि मैं जाना होता, हैड के बाद भी थ्री, ठीक है ना। दिस अर्लियर, यदि मैं इससे पहले जाना होता, जो मामला हुआ है, ठीक है ना, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, जो कि कर नहीं पाया। आई वुड हैव, है ना, हेल्प्ड यू। चलिए, आई वुड हैव, यहाँ पर वुड हैव होना चाहिए, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद जरूर किया होता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। करेक्ट, मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, मिस्टर स्मिथ को आरोप लगाया गया मर्डर का, बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी, लेकिन कोर्ट ने उसमें कोई भी गलती नहीं पाया, एंड एक्विटेड हिम, और उसको बरी कर दिया। देखिए, इसमें एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है। आरोप लगाने के लिए जितने भी अंग्रेजी हैं, ठीक है ना, एक्यूज्ड ऑफ, चार्ज्ड विथ होता है, सॉरी, चार्ज विथ होता है, लेकिन एक्यूज्ड ऑफ होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, है ना। आरोप लगाने के लिए दो अंग्रेजी, जैसे उस पर हत्या का आरोप लगा है, अगर हमको चार्ज से बनाना है, कैसे बनाएंगे, ही इज चार्ज्ड विथ मर्डर, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ही इज चार्ज्ड विथ मर्डर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर एक्यूज्ड के साथ फोर के जगह पर एक्यूज्ड के साथ ऑफ होना चाहिए। हमारा 17 का जो राइट आंसर होगा वो पार्ट ए होगा, चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। करें क्या, द रीजन फॉर हिज फेल्योर इज बिकॉज, है ना, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसकी असफलता का कारण यह है कि उसने कठिन मेहनत नहीं किया था। देखिए, रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रीजन के साथ कभी भी बिकॉज नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगता है, कोई कारण नहीं है लगने का। रीजन के साथ अगर लगना है तो रीजन के साथ लगता है दैट, रीजन के साथ बिकॉज कभी नहीं लगता है। चलिए, द रीजन फॉर इज फेल्योर इज दैट होना चाहिए, यहाँ पर बिकॉज के जगह पर दैट होना चाहिए। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसके फेल होने का कारण यह है कि उसने वर्क हार्ड नहीं किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, 18 का आंसर बी होना चाहिए। आते 19 नंबर में, इंडिया इज लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, भारत जो है वो किसी भी लोकतंत्र से, है ना, वो बड़ा है, हमको कहना है। देखिए, यानी कि दुनिया के बाकी लोकतंत्र एक तरफ और भारत एक तरफ, हमको ऐसे बनाए, हम लोग बनाएंगे ना, दुनिया के बाकी लोकतंत्र एक तरफ और भारत एक तरफ, यानी कि भारत को इसमें से माइनस करना है, एनी में से भारत को माइनस करना है। तो क्या वर्ड लगा करके माइनस करेंगे, तो अदर वर्ड लगा करके इसको माइनस करेंगे, यानी कि एनी के जगह पर होना चाहिए एनी अदर, है ना, एनी के जगह पर होना चाहिए एनी अदर। जैसे देखिए, अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए, गुलाब बाकी सभी फूलों से ज्यादा सुंदर है, हमको ऐसा कहना है, ज्यादा सुंदर है। इसका मतलब क्या है कि बाकी फूल एक तरफ और गुलाब एक तरफ, है ना, हमको इससे तुलना करना है ना, कि बाकी फूल एक तरफ गुलाब एक तरफ। हम ये नहीं कह सकते कि गुलाब सभी फूलों में ज्यादा सुंदर है, तो इसमें तो गुलाबो आ जाएगा, तो गुलाब अपने से ज्यादा कैसे सुंदर होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर यहाँ पर अगर हम बाकी हटा देते हैं, यहाँ बाकी तो जरूर रहेगा, क्योंकि शेष फूलों से आपको बात करना है ना, गुलाब एक तरफ शेष फूल एक तरफ, यहाँ बाकी को समझाने के लिए काटा गया है, यहाँ बाकी जरूर और जरूर होना चाहिए। गुलाब बाकी सभी फूलों से ज्यादा सुंदर, इसको कैसे लिखेंगे, है ना, इसको लिखना है तो लिखेंगे द रोज इज, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द रोज इज, ठीक है ना, मोर ब्यूटीफुल, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना, देन एनी। देखिए, अब यहीं पर हमें समझाना है, एनी फ्लावर्स नहीं होना चाहिए सर,
क्योंकि हम रोज को एक तरफ कर रहे हैं और बाकी फुल से ना रोज को हटा रहे हैं। तो कंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एनी के साथ अदर लग जाएगा, एनी के साथ अदर लग जाएगा। चलिए हमारा सेंटेंस ऐसे बना, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर्स। इसका मतलब है कि यहाँ एनी के बाद अदर होना जरूर चाहिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 19 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए 20 में आते, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965। देखिए परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस वो चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए, ठीक है ना। सिंस और फोर का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग किसका होता है, तो फोर का या सिंस का। अब यदि निश्चित टाइम है तो सिंस, आप पीरियड बताना है तो फोर, थोड़ा ध्यान दिया जाए। फोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, है ना, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फोर का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। सिंस का प्रयोग कब करते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। चलिए अब यहाँ पर 1965 क्या है, ये निश्चित समय है ना। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आप ऐसे समझिए निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए निश्चित समय। चलिए आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, है ना, फ्रॉम 1965, 1965 से मैं दिल्ली में रहा हूं। इसका मतलब है यहाँ क्या, फ्रॉम के जगह पर क्या होना चाहिए, सिंस का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है, निश्चित समय के साथ होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम के जगह पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, फ्रॉम हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर हमारा बनेगा सी बनेगा। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉमन एरर्स हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। और इसी प्रकार के, ऐसा नहीं कि आप जाइएगा तो कोई बहुत बड़ा खोज खाच कर रखेगा कि नहीं फलाना आ रहा है तो बहुत बड़ा का पूछेंगे, ऐसा नहीं है। ये बेसिक चीज है, और बेसिक चीज आज कॉमन एरर्स पूछा चाहे 10 साल के बाद पूछा जाए, बेसिक चीज कभी नहीं चेंज होता है, ये दिमाग में रखना है। आइए 21 में करे कि सच बुक्स विच यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ने लायक नहीं है। देखिए सच बुक्स के जगह पर द बुक्स होना चाहिए। कोई खास बुक्स के बारे में चर्चा किया जा रहा है, कोई विशेष किताबों के बारे में चर्चा किया जा रहा है, विशेष पुस्तकों के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ने लायक नहीं है। तो विशेष के बारे में बात करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द, है ना। जहां विशेष वाली बात आ जाएगी वहां द, सच नहीं, यानी कि आप सच के जगह पर होना चाहिए द होना चाहिए, ठीक है। 21 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। आइएगा 22 में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यू मे प्लीज अप्लाई फॉर एन एडवांस ऑफ सैलरी टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए यू मे प्लीज लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर प्लीज फालतू है, मैं तो खुद प्लीज को इंडिकेट करता है, यू मे अप्लाई फॉर, ठीक है ना। यू मे प्लीज, यहाँ पर प्लीज जो है ना सुपरफ्लुअस है, आप इसको हटा दिया जाए, आप इसे हटा दीजिए। यहाँ प्लीज जो हो जाएगा ना वो हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ पर फालतू ये वर्ड के रूप में इस्तेमाल हुआ है, सुपरफ्लुअस वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। और सुपरफ्लुअस वर्ड की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि यू मे अप्लाई फॉर। क्योंकि देखिए एक बात और है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और रियल जो वर्ब के बीच में ना कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। यदि कोई तरह का वर्ड आता है तो उसे हटा देना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और भी उसके तुरंत बाद V1 होना चाहिए बिना गैप का। देखिए यहाँ पर क्या है, मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अप्लाई क्या है, अप्लाई जो है ना ये वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सीधे वर्ब आते हैं, बीच में ना कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो 22 का राइट आंसर जो बनेगा वो ए होगा। चलिए आते हैं 23 में, कर है क्या, इम्प्लॉइज आर कर है क्या, इम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, इम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ शुद्ध स्पेलिंग एक्सपेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू, है ना, एक्सपेक्टेड के बाद टू है, ठीक है ना, ये थोड़ा सट गया है। तो इम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू, है ना, एडियर द रूल्स, है ना, लेट डाउन बाय द मैनेजमेंट। चलिए देखिए अब यहाँ पर एडियर के साथ क्या, यहाँ एडियर के साथ प्रयोग होना चाहिए, टू होना चाहिए, ठीक है ना। एडियर के साथ टू का यूज जरूर होना चाहिए। एडियर का मतलब क्या होता है ना, बने रहना। अगर आप किसी से साथ एडियर करते हैं, आप उसके साथ बने रहते हैं, ठीक है ना। तो एडियर, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एडियर का मतलब होता है ना जुड़े रहना, बने रहना, है ना, बने रहना, जुड़े रहना, बने रहना, जुड़े रहना। चलिए और इसके साथ हमेशा और हमेशा टू आता है। चलिए जैसे कि देखिएगा, है ना, इंडिया स्टिल एडियर टू, इंडिया स्टिल एडियर टू द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस
आज भी जब दुनिया में मारा मारी चल रहा है, चारों तरफ मारा मारी हो रहा है, हर देश दूसरे देश पर अटैक करने के लिए तैयार है, आज भी भारत जो है ना वो है ना अहिंसा की नीति से जुड़ा हुआ है, उससे वो बना हुआ है, छोड़ा नहीं है। यानी कि डियर के साथ प्रीपोजिशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू करेंगे। यहाँ पर हमारा जो 23 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 23 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं 24। चलिए कह रहा है क्या, द ऑनर ऑफ द हॉर्स ग्रिडली आस्क टू हाई ए प्राइस। देखिए पहले इसको देखते हैं कि घोड़ा का मालिक बहुत ज्यादा पैसा मांगता है, हमको ये कहना है। देखिए यहाँ पर ये ऑनर, देखिए वर्ब क्या है, दो नाउन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, दो नाउन ऑफ से जोड़े जाए तो वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए, पहले नाउन के अनुसार होना चाहिए। ये सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बेसिक रूल है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए, वर्ब एज पर फर्स्ट नाउन, पहले नाउन के अनुसार होना चाहिए, है ना, वर्ब एज पर फर्स्ट नाउन के अनुसार होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार होगा, ऑनर के अनुसार होगा। अब यहाँ ऑनर सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। आस्क तो प्लुरल है, आस्क कब सिंगुलर होगा, जब हम उसमें एस ऐड करेंगे तब जाकर के आस्क जो होगा वो सिंगुलर होगा। इसका मतलब है कि 24 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 24 का राइट आंसर बी होना चाहिए, आस्क की जगह पर आस्क होना चाहिए। चलिए 24 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 25 में, करेंगे वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स। हमें दूसरों के कठिनाइयों में उनके प्रति सहानुभूति जताना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का भाव ये है, देखिए सिंपैथी क्या है, पहले आप इसको समझिए। सिंपैथी जो है वो नाउन है, तो सिंपैथी के साथ प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब सिंपैथी को जब वर्ब बना दिया जाए, सिंपैथाइज, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जब सिंपैथी को वर्ब बना दिया जाता है तो सिंपैथाइज विथ पर्सन, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर आप सिंपैथी का इस्तेमाल करके बनाते हैं सिंपैथी फॉर पर्सन, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यदि आप पर्सन के लिए सिंपैथी का इस्तेमाल करते हैं, सिंपैथी क्या है, नाउन है, सिंपैथाइज क्या है, वर्ब है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। सिंपैथी के कारण प्रीपोजिशन फॉर है, लेकिन सिंपैथाइज के कारण फॉर नहीं होना चाहिए, सिंपैथाइज के कारण विथ होना चाहिए। जैसे कि अगर हमको कहना है कि मुझे तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, सिंपैथी का अर्थ क्या होता है, सहानुभूति। चलिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सहानुभूति हो जाएगा। और सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है, सहानुभूति जताना। अगर इसको कहें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सहानुभूति जताना। चलिए अब जैसे कि मुझे कहना है कि मुझे तुम्हारे प्रति सहानुभूति नहीं है, तो सहानुभूति केवल हमको नाउन का जरूरत है ना, हमें सिर्फ नाउन का जरूरत है। कैसे लिखेंगे, आई हैव नो सिंपैथी फॉर यू, आई हैव नो सिंपैथी फॉर यू। चलिए हम ऐसे लिखेंगे, मुझे तुम्हारे प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है, लेकिन हाँ हम अपने दोस्त के साथ सहानुभूति जताते हैं, ठीक है ना। अगर हमको कहना है या जताएं, हम लोगों ने पड़ोसियों के साथ सहानुभूति जताएं, हमको ऐसे कहना है। चलिए वी सिंपैथाइज्ड, इसको कैसे लिखेंगे, वी सिंपैथाइज्ड, ठीक है ना। चलिए विथ आवर नेबर्स, विथ आवर नेबर्स। चलिए यानी कि हम लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ सहानुभूति जताई। तो सिंपैथाइज का इस्तेमाल जब वर्ब की तरह होता है तो हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें याद रखना है। चलिए यही बात अगर हम इसका सिनोनिम्स अगर हम ले लेते हैं, सिंपैथाइज का सिनोनिम्स अगर हम कंडोल ले लेते हैं, कंडोल का भी अर्थ होता है सहानुभूति जताना। तो ये भी प्रीपोजिशन क्या है, ये भी बहुत टॉप क्लास का वर्ड है जो कि एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है ना। तो कंडोल विथ समवन, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति जताते हैं तो आप उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब यहां से बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गलत क्या होना चाहिए, 24 का राइट आंसर 4 के जगह पर क्या होना चाहिए, 4 के जगह पर विथ होना चाहिए। 25 का राइट आंसर हमारा जो होगा ना वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रेस्पेक्टिवली सबमिटेड। मेरा जो डिटेल्ड स्टेटमेंट है उसे देखिए आदर पूर्वक का यहाँ भाव है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः होता है, यहाँ पर होता है क्रमशः। जबकि जरूरत किस चीज का है, जरूरत है सर है ना आदर पूर्वक, मतलब मेरे बातों को ना आदर पूर्वक रखा गया, आदर पूर्वक का जरूरत है। और इसके लिए हम इस्तेमाल क्या वर्ड करेंगे, रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टिवली नहीं रेस्पेक्टफुल्ली हम लिखेंगे। इसका मतलब है क्या, रेस्पेक्टिवली गलत है, यहाँ पर रेस्पेक्टफुल्ली होना चाहिए। 26 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। चलिए 27 में आते हैं, कर है क्या, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। आज सुबह से ही मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। देखिए अभी बात क्या हुआ था कि सिंस का प्रयोग कहां पर होता है और फॉर का प्रयोग कहां पर होता है। फॉर और सिंस ये दोनों का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस। चलिए या तो होता है परफेक्ट टेंस, या तो होता है परफेक्ट टेंस, या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, या होता है परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। चलिए ये हमें इस बात को समझना है, या तो होता है परफेक्ट टेंस या तो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आई एम दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैव बीन होना चाहिए, नहीं एम का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर सही क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए। चलिए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पर जरूरत आई के अनुसार चलेगा तो यहाँ हैव बीन की जरूरत पड़ेगी। 27 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। आइए 29 में 28 में कह रहे क्या, ही इज रिप्रेजेंटिंग है ना माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लास्ट 5 years। फिर वही 4 वाली बात है, तो यहाँ भी इज नहीं होगा, यहाँ भी इज का जो प्रयोग है वो गलत है। यहाँ भी क्या होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। ही के अनुसार क्या होना चाहिए, ही के अनुसार हैज बीन होना चाहिए। चलिए 29 में आते हैं, देखते हैं कि 29 सवाल क्या है। पहले इसका पहले क्लियर कर देते हैं, है ना। तो 28 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, नहीं। चलिए 29 में आते हैं। इफ ही हियर्स ऑफ योर कंडक्ट, जब तुम्हारे वो कंडक्ट के बारे में जब सुनेगा, ही इज टू बी अनहैप्पी, ही विल बी अनहैप्पी ना, तो वो हो जाएगा, वो अनहैप्पी हो जाएगा। यानी कि 29 का आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए और 30 में आते हैं, करे कि नो सुनर ही अपीयर्ड ऑन द स्टेज देन द पीपल बिगैन टू चीयर लाउडली, है ना। जैसे ही, इसका हिंदी क्या निकलेगा, जैसे ही वो स्टेज पर आया, ठीक है ना, जैसे ही वो स्टेज पर आया, ठीक है ना। चलिए ऑन द स्टेज देन द पीपल, है ना, कि लोग, है ना, मतलब खुशी से चिल्लाने लगे, है ना, चीयर लाउडली करने लगे। देखिए जितने भी निगेटिव वर्ड्स यदि सेंटेंस से स्टार्ट हो, जितने भी निगेटिव एक्सप्रेशन से, थोड़ा ध्यान दीजिए, टॉप क्लास का बात है, जितने भी निगेटिव एक्सप्रेशन अथवा, ठीक है ना, या वर्ड से यदि सेंटेंस की शुरुआत किया जाता है, सेंटेंस की यदि शुरुआत अगर इससे हो तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जितने भी निगेटिव एक्सप्रेशन है चाहे वर्ड है, यदि उनसे वाक्य की शुरुआत किया जाए, स्टार्ट में ही रखा जाए, तो बनावट का नियम क्या, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तब जाके सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, झूठ वाली बात छोड़ देते हैं, बाघ नहीं देखा है, रियल में जंगल में जाकर के बाघ नहीं देखा है, मैंने कभी बाघ नहीं देखा। हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। चलिए हम कैसे लिखेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस बनाते तो आई हैव नेवर, है ना, सीन ए टाइगर, सीन ए टाइगर। चलिए इन द फॉरेस्ट वाली बात है ना, मैंने कभी बाघ नहीं देखा है। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका क्या है कि आप नेवर, देखिए निगेटिव वर्ड है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि नेवर आई हैव, थोड़ा ध्यान दिया जाए, सीन ए टाइगर, मैंने बाघ को कभी नहीं देखा है, तो हमारा ये सेंटेंस गलत है। यदि हम निगेटिव से यदि वाक्य की शुरुआत करते हैं, क्या कहा गया है, निगेटिव वर्ड एक्सप्रेशन से जब हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो पहले क्या आना चाहिए, पहले ऑक्सिलरी आना चाहिए, नहीं तो इसका ऑक्सिलरी हैव है ना, तो हमारा करेक्ट कैसे बनेगा, नेवर हैव, ठीक है ना, आई सीन अ टाइगर। चलिए तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। हमारा 30 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, है ना, नो सुनर के बाद इसका ऑक्सिलरी बाहर निकलेगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, नो सुनर का ऑक्सिलरी क्या है, यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो नो सुनर डिड होना चाहिए, है ना। सिंपल पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी जो होता है वो डिड होता है। चलिए इसका मतलब है कि 30 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में बात इतनी सी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन फिर मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाएं, टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, ईवीएस वर्चुअल कैंपस के नाम से है, पहले वहां पर ये सवाल अवेलेबल आपको मिलेंगे, पहले खुद से बनाइए और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप अपनी जांच कीजिए। तो आज का ये वीडियो सेशन कैसा रहा, आप अपने कमेंट को जरूर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक इसे जरूर प्रमोट करें। आपका यही छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्टअप का काम करेगा। आज की बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच।